मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक जी हाँ दोस्तों शानदार आयाम पर, जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज हमारी जो होनी है वह राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP जिसे कहा जाता है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के नाम से भी इसे जाना जाता है, पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों DPSP क्या है, कहाँ से लिया गया है, किस बात का है प्रावधान, कहाँ है इसका उल्लेख, साथ ही साथ DPSP को लेकर के भी जी हाँ दोस्तों कौन कौन से हैं ऐसे कथन जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उन पर भी जी हाँ हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, आइए जुड़िए और देखिए फिर क्या है कहानी आज की शानदार। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पढ़ना क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व पढ़ना है ना, जी हाँ निदेशक तत्व पढ़ना है। अब देखिए जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, पहली बात यह जानिए इनको DPSP के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? DPSP के नाम से जाना जाता है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व है, इसका उल्लेख कहाँ है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद जो है वह 36 से 51 के मध्य में है। कहाँ से दोस्तों? अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में दिया गया है। अब देखिए दोस्तों कई प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को किसने कहा कि यह संविधान की आत्मा है? राज्य के नीति निदेशक तत्व को किसने कहा कि यह संविधान की आत्मा है? तो दोस्तों आपको बता दें, राज्य के नीति निदेशक तत्व को, राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा किसने कहा था दोस्तों? संविधान की आत्मा है, तो संविधान की आत्मा है तो ग्रेनविल ऑस्टिन जी ने कहा था। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन जी ने कहा था। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से कई बार प्रश्न आते हैं, यहाँ से क्या होता है कई बार प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसको प्लीज़ एकदम ध्यान पूर्वक केयर से नहीं इसको पढ़िएगा, नहीं तो आने वाले एक दिवसीय परीक्षा में जब यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं तो फिर क्या होता है दोस्तों, आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे बहुत सारे कथन हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित, लेकिन वह हम लास्ट में बात करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो प्रकृति है, नेचर है, कैसा है, प्रकृति के बारे में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है? तो दोस्तों सकारात्मक है। कैसा है? सकारात्मक है। याद रखिएगा सकारात्मक है। सकारात्मक कैसे है कि दोस्तों यह राज्य पर क्या करता है, रोक लगाता है कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ किसके मामले में जब देखेंगे तो मौलिक अधिकार के मामले में रोक लगता है, इसीलिए मौलिक अधिकार की जो प्रकृति होती है वो निषेधात्मक हो जाती है। लेकिन जब राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात आती है तो जी हाँ दोस्तों, राज्य को ऐसा कार्य करने के लिए बोला जाता है जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय की जी हाँ दोस्तों व्यवस्था आप स्थापित करेंगे, ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, साथ ही समान कार्य के लिए समान वेतन स्थापित करेंगे। नहीं, जब भी कोई नीति बनाएंगे तो ध्यान में रख करके बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, संस्कृति है, इनको सबको बनाए रखना भी आपका उत्तरदायित्व है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप आगे आएंगे। जी हाँ दोस्तों, समान नागरिक संहिता स्थापित करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें क्या होती है दोस्तों, निकल करके आती हैं। यहाँ से बहुत सारी बातें क्या होती हैं, निकल करके आती है। तो जो प्रकृति है वो कैसी है, सकारात्मक है। साथ ही साथ जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना दोस्तों,
दोस्तों, यह किसकी बात करते हैं? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। लोक कल्याणकारी, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते। कैसे? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर जोर देते हैं। याद रखिएगा, किस पर जोर देते हैं? स्थापना पर जोर देते हैं। ये बातें याद रखिएगा दोस्तों, जोर देते हैं। तो देखने वाली बातें यहाँ से है। लोक कल्याणकारी राज्य, जी हाँ दोस्तों, डीपीएसपी बहुत शानदार है। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ से भी बातें क्या है महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण ये है कि जैसे लोक कल्याणकारी राज्य होते क्या होते हैं, ठीक है ना। लोक कल्याणकारी राज्य कौन होते हैं? कल्याणकारी राज्य को लेकर के जो महान थिंकर है उन्होंने क्या कहा है? लोक कल्याणकारी राज्य। तो दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पर एक महान थिंकर पाश्चात्य देश वालों को भी ले लेते हैं। पाश्चात्य देश मतलब क्या है? पश्चिमी देश। पश्चिमी देश का मतलब यहाँ, जी हाँ दोस्तों, मैक्स वेबर का नाम आपने सुना होगा। किसका? मैक्स वेबर बहुत बड़े थिंकर थे दोस्तों। साथ ही साथ आप अपने यहाँ के गांधी जी को ले लीजिए, जी हाँ, महात्मा गांधी जी को नहीं। अब देखिए दोस्तों, पाश्चात्य देशों के जो मैक्स वेबर ने लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बातें कही, वह क्या कही दोस्तों? लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होते हैं, जी हाँ दोस्तों, जहां, ठीक है, जहां सर्वाधिक, ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक विकास होता है, ठीक है, विकास होता है, विकास होता है। और साथ ही इन्होंने कहा अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक विकास पर जोर दिया जाता है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अधिक से अधिक विकास पर जोर दिया जाता है। अधिक से अधिक विकास पर क्या होता है दोस्तों? जोर दिया जाता है, विकास पर जोर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, गांधी जी ने क्या किया? लोक कल्याणकारी राज्य के लिए सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया। सर्वोदय शब्द, ठीक है, सर्वोदय शब्द। और इसी से निकल करके आता है राम राज्य। क्या निकल के आता है? राम राज्य निकल करके आता है। गांधी जी ने कहा सर्वोदय शब्द का दो अर्थ, ठीक है, सबका उदय, ठीक है, सबका उदय, और साथ ही साथ सब प्रकार से उदय। सब प्रकार से उदय, ये बात कहता है दोस्तों, जी हाँ, सर्वोदय शब्द। सबका उदय, सब प्रकार से उदय। अब सबका उदय का मतलब क्या है दोस्तों? वह किसी भी जाति का हो, ठीक है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी क्षेत्र का हो, ठीक है, कोई भी बोली हो, कोई भी लिंग हो, जी हाँ दोस्तों, कोई भी आपका क्षेत्र हो। मतलब कहने का ये है कि हर क्षेत्र में नहीं, जी हाँ दोस्तों, फोकस किया जाए और सबका उदय होना चाहिए। सब प्रकार से उदय हो। सब प्रकार से उदय होने का मतलब यहाँ पर क्या है? सामाजिक रूप से उदय हो। कैसा? सामाजिक रूप से उदय हो, आर्थिक रूप से उदय हो, और साथ ही साथ राजनीतिक रूप से उदय हो। तो सबका सब प्रकार से जब उदय होगा, और जिस देश में अंतिम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, जिस देश में अंतिम पायदान पर बैठे जब व्यक्ति का क्या होता है या नागरिक का विकास होता है, तो समझ देना उस देश में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो चुकी है। और दोस्तों, इसीलिए आप जानते हैं कि जब सरकार कोई नीति या योजना लेकर के आती है तो सबसे पहले किसको ध्यान देती है? गरीबों को ध्यान देती है। गरीबों को ध्यान में रख करके, अल्पसंख्यकों को ध्यान में रख करके, पिछड़ा वर्ग को ध्यान में रख के, जी हाँ दोस्तों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इन सब को ध्यान में रख करके क्या होती है? योजना बनती है। और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के विकास पर जोर दिया जाता है। वो भले ना हो, वो चलता है दोस्तों। ये बातें आपको पता होना चाहिए कि इन सारी योजनाओं का लाभ बड़े लोग ही उठाते हैं। साथ ही साथ कहने का मतलब ये है कि जिसके लिए योजना आती है वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है, बीच में ही, जी हाँ दोस्तों, कुछ नेता, कुछ प्रधान, कुछ सांसद, कुछ विधायक सब पैसा खा पी करके यो मस्त कर देते हैं। तो इस तरह बातें आपके महात्मा गांधी जी, तो बहुत बड़ी क्या थी दोस्तों? एक विचारधारा थी, बहुत बड़ा लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने पर
जोड़ दिया गया था। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि यह कितना शानदार पार्ट्स है ना, अपने आप में बहुत सोचने वाली बातें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगली बातें करते हैं। अगली क्या बात है दोस्तों, याद रखिएगा, नहीं बहुत शानदार बातें आपको हम बताने वाले हैं कि जो हमारे हैं, याद रखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। ये शब्द हमेशा याद रहना चाहिए कि हम राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान ने कहाँ से लिया है दोस्तों? आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। आपको ये बातें बता दें कि इसका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में ही हो गया था। जी हाँ दोस्तों, निर्देशों के उपकरण के रूप में, किसके? निर्देशों के उपकरण के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया था। उपकरण के रूप में इसे स्वीकार कर लिया था। तो 1935 यहाँ से ध्यान देने वाली बातें हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 निर्देशों के उपकरण से क्या है दोस्तों? संबंधित है। पहले इसे निर्देशों के उपकरण के नाम से जाना जाता था। बाद में जी हाँ दोस्तों, इसको राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में जाना गया। आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से स्वीकार किया। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी बातें, प्रश्न आते हैं। जी हाँ, ये याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक, जी हाँ दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रतीक माना जाता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक है। कौन है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रतीक, सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या माना जाता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक स्थापित करता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की बातें हैं। यहीं से देखिए पूरा जो प्रश्न बनता है दोस्तों, यहीं से बनता है। अब देखिए दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी को भले राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये बातें तो आप अच्छी तरह से जाना जाता है दोस्तों। लेकिन आपको ये भी बता दें कि महात्मा गांधी जी के कहा गया कि भाई भारतीय संविधान में महात्मा गांधी के विचारों को नहीं डाला गया। ऐसा कहा जाता है कि जो महात्मा गांधी जी थे, उनके विचारों को भारतीय संविधान में नहीं डाला गया है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व पर याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 महात्मा गांधी जी के विचार पर एकदम सीधा सीधा संबंध रखता है। ये बातें आपको जानना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने, जी हाँ दोस्तों, गाँव में बसते हुए शहर में ग्राम पंचायत के गठन का नहीं बहुत जोरदार अर्थात समर्थन किया था। यहाँ से भी बातें समझ में आती हैं। अगला देखिए दोस्तों, आपके अब जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद है, उन पर बातें करने जा रहे हैं। तो लिखिए, हेडिंग बनाइए, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक से संबंधित अनुच्छेद, राज्य के नीति निदेशक संबंधित अनुच्छेद। अब देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक संबंधी अनुच्छेद में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण बातें यहाँ से हैं, ये बातें आप समझिए। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि पहला है अनुच्छेद 36। एक एक अनुच्छेद उठाएंगे। जो पूरे अनुच्छेद हैं वह 36 से 51 है। क्या है? 36 से 51 है। इन्हीं पर बातें करनी है। तो हम अनुच्छेद 36 पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? 36 पर बात करेंगे। क्या कहता है हमारा अनुच्छेद 36 है? ध्यान से देखिए, समझिए। ध्यान से देखने वाली बातें हैं, जानने वाली बातें हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। अनुच्छेद 36 सीधा सीधा क्या कहता है? अनुच्छेद 36 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। किसको? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य
राज्य शब्द को परिभाषित करता है ये, ठीक है, परिभाषित करता है, ठीक है, करता है। अब देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 है वह राज्य शब्द को परिभाषित करता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है ये तो जानिए। अनुच्छेद 36 में साफ साफ इस बात का उल्लेख है कि राज्य शब्द का वही अर्थ होगा। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में भाग 3 के तहत है। याद रखिएगा दोस्तों, तो लिख लीजिए अनुच्छेद 36 में, ठीक है, अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द का, ठीक है, राज्य शब्द का वही अर्थ है, राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, 12 में है, ठीक है, 12 में भाग 3 में है, ये याद रखना, अनुच्छेद भाग 3 में है, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब ये 12 अनुच्छेद भाग 3 में आता है। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का अर्थ है, जो राज्य शब्द का अर्थ है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। दे सकता है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, 13, अनुच्छेद 31, ऐसे करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तब अगर एक ऑप्शन देता है दोस्तों तो उसमें अनुच्छेद 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है, साफ साफ देखिए, अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 का है। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 बड़ा हो गया ना 36 से, तो इसलिए दोस्तों यहाँ से आंसर निकल करके आता है, याद रखिएगा। बाकी अगर पूछ लेता है 36 में है, ठीक है, 12 में है और ऑप्शन दे देता है ए बी दोनों सही है, तब आपका ये वाला सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न आने वाले दिनों में बन सकते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, आगे कौन सी बातें की गई हैं उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 37, ठीक है, कौन सा, अनुच्छेद 37, और अनुच्छेद 37 में किस बात का उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 37 में आपको पता होना चाहिए 2 बातों का उल्लेख है, 1 और 2, इसीलिए हम इस बात को वहाँ नहीं बताए थे, यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अनुच्छेद 37 में पहली बात लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है, ठीक है, वाद्य योग्य नहीं है। वाद्य योग्य नहीं है का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का किसी भी प्रकार से क्या होता है दोस्तों, हनन होता है, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का किसी भी प्रकार से क्या होता है, हनन होता है, तो आपको हम बता दें दोस्तों, बहुत शानदार बातें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अगर किसी भी प्रकार से क्या होता है, हनन होता है, तो इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके खिलाफ क्या दोस्तों, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, याद रखिएगा, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती, ठीक है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, याद रखिएगा। तो डीपीएसपी में यहाँ पर बहुत शानदार बातें हैं कि डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस तरह की बातें हैं, आपको समझने वाली थी, जानने वाली थी नहीं, ठीक है। अब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जैसे याद रखिएगा, जैसे क्या है, मान लीजिए एक अनुच्छेद उठा लीजिए, अनुच्छेद 39 उठा लेते हैं। चलिए अनुच्छेद 39 में क्या कहा है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, क्या कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अब देखिए दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन की बातें की गई है, ठीक है, वेतन
वेतन, मतलब चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, स्त्री पुरुष अगर दोनों काम करते हैं और एक ही काम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई ईंटा गारा कर रहा है, ईंटा गारा का मतलब घर बनवा रहा है, मजदूरी कर रहा है, घर बन रहा है, तो दोस्तों अगर वह मजदूरी कर रहे हैं दोनों स्त्री पुरुष, तो ये नहीं कि आप 500 रुपये पुरुष को दें और 300 रुपये स्त्री को दें। दोस्तों टाइम दोनों ने ही खर्च किया है, अपनी सामर्थ्यता दोनों ने दिखाई है। तो कहने का मतलब समान कार्य के लिए क्या है, समान वेतन का ही उल्लेख अनुच्छेद 39 में दिया है। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों, आप खुद ही एनालिसिस कर दीजिए, जब गांव या शहरों में महिलाएं काम करती हैं तो जी हाँ दोस्तों, अगर पुरुष को 500 दिया जाता है, गांव में तो 400 होगा, अगर 400 दिया जाता है पुरुष को तो वहीं स्त्री को 250 रुपये दिया जाता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप देखे होंगे दोस्तों, ये समान वेतन है क्या? जी नहीं दोस्तों, समान वेतन नहीं है। लेकिन अब ये नहीं कि आप न्यायालय पहुंच जाएं, आप अपील कर दें कि सर हमने वहां काम किया, हमको समान वेतन नहीं दिया है, तो दोस्तों इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसे अगला प्रश्न क्या है, आप जानते हैं कि बिहार सरकार उस कौन थी दोस्तों? नीतीश सरकार, ठीक है। नीतीश सरकार ने क्या किया दोस्तों? शराबबंदी कर दिया, ठीक है, शराबबंदी। तो मादक पदार्थ पर रोक लगाने का अधिकार अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों, जो कहने का मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व में ही दिया है। अब सरकार ने क्या कर दिया? रोक लगा दिया। जी हाँ, राज्य के नीति निदेशक तत्व में कही हुई बात के अनुसार। तो अब ये नहीं कि बिहार के लोग क्या है न्यायालय पहुंच जाएं, बिहार के लोग क्या है न्यायालय पहुंच जाएं, जी नहीं, इसके खिलाफ जब भी अपील करेंगे तो खारिज हो जाएगी, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? वाद्य योग्य नहीं है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जबकि नहीं, आपके मौलिक अधिकार जो हैं वह वाद्य योग्य हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं? वाद्य योग्य हैं। अगर मौलिक अधिकार का किसी भी प्रकार से हनन होता है तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कहाँ पर, अर्थात भैया राज्य के नीति निदेशक तत्व में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो पहला पॉइंट यही था अनुच्छेद 37 में कि डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? दूसरा पॉइंट, पहला तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों जो बहुत शानदार है। क्या है? जब भी, ठीक है, जब भी राज्य या सरकार कोई योजना बनाएगी, गलत हो रहा है, अपने से आ जाता है, कोई योजना बनाएगी, माय गॉड, कोई योजना बनाएगी तो वह डीपीएसपी को ध्यान में रख कर बनाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो दूसरी बात यहाँ से यह भी निकलती है, जब भी राज्य या सरकार कोई भी योजना बनाएगी तो वह डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाएगी। तो यहाँ से बातें भी समझ में आती हैं, इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये अपने आप में बहुत ही शानदार बातें हैं, ये शब्द अपने आप में बहुत शानदार हैं, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ से बहुत शानदार बातें। फिर आगे अनुच्छेद 38 पर बात करते हैं, जो वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? बहुत शानदार बातें हैं। अनुच्छेद 38 में क्या है दोस्तों?
आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक, याद रखना, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक, जी हाँ दोस्तों, न्याय की बातें की गई है ना, न्याय की बात की गई है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ये देखिए, हाथ से लिख रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, जैसे ही हाथ हटाए वैसे है। न्याय की बात की गई है, ठीक है, न्याय की बात की गई है, की गई है। चलिए, न्याय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जी हाँ दोस्तों, सामाजिक न्याय की बात क्या कहता है कि अगर समाज में रह रहे किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में रह रहे समस्त व्यक्तियों या नागरिकों के साथ, जो समाज में रह रहे हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जो समाज है, ठीक है, समाज का निर्माण कहाँ से होता है? तो जो व्यक्ति होता है वह समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। जब कई व्यक्ति मिलते हैं, जब कई व्यक्ति क्या मिलते हैं दोस्तों, तो एक समूह बनता है। जब कई समूह व्यक्तियों का समूह बनता है तो दोस्तों एक समुदाय बनता है, और जब कई समुदाय मिलते हैं तब जा कर के एक समाज का निर्माण होता है। तो दोस्तों, जो यह व्यक्ति है जिससे समाज का निर्माण हुआ है, यह समाज क्या करेगा, इस व्यक्ति का नहीं क्या करेगा भैया, अर्थात कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे क्या हो दोस्तों, इसको समाज में भेदभाव झेलना पड़े। जैसे जाति को लेकर आवाज उठाना, धर्म को लेकर आवाज उठाना, गरीबी को लेकर आवाज उठाना, शिक्षा को लेकर के आवाज उठाना। तो ऐसे में जी हाँ दोस्तों, आप किसी को अपमानित नहीं करने की बात की गई है, ठीक है। आर्थिक, जी हाँ दोस्तों, आर्थिक न्याय की बातें जो की जाती हैं, आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान का मात्र एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 39, जो सीधे सीधे अर्थ से जुड़ा हुआ बातें करता है दोस्तों, याद रखिएगा नहीं। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए। आर्थिक न्याय कहने का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, सार्वजनिक संपत्ति का, सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति सब में, सार्वजनिक संपत्ति सब में बराबर बटेगी, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, बराबर बटेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो सार्वजनिक संपत्ति होगी उस संपत्ति में जी हाँ सभी का ही हक होता है। सार्वजनिक संपत्ति में सभी का हक होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे क्या होता है, पुलिस स्टेशन हो गया, सरकारी अस्पताल हो गई, सरकारी विद्यालय हो गए, तो जितने भी ऐसे जी हाँ दोस्तों सरकारी चीज़ें, सड़कें हो गई, उनमें सबका समस्त क्या होता है दोस्तों, अधिकार होता है। अब इसीलिए आपने देखा होगा अक्षय कुमार जी का एक ऐड आता था, जब क्या होता था, एक क्या होता है, गाड़ी चालक क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ करके आगे बढ़ते हैं, तब अक्षय कुमार जी क्या होते हैं, चालान काटते हैं। अक्षय कुमार जी क्या करते हैं, चालान काटते हैं। और फिर जब वो चालान काट देते हैं तो चालान में याद रखिएगा दोस्तों कुछ हिचकिचाते हैं, तब अक्षय कुमार जी कहते हैं, पाजी ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, ठीक है, मतलब ये सड़क सबकी है और सड़क पर क्या है, सावधानी पूर्वक ही चलिए, सबको बराबर से चलने का हक दीजिए, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे। राजनीतिक न्याय में क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि सबको एक समान अधिकार मिला है। हमारे यहाँ जो राजनीतिक अधिकार मिला है वह आयु के आधार पर मिला है। किस तरह मिला है दोस्तों, आयु के आधार पर मिला है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा जो राजनीति में लोग जाते हैं मतदान करने, या उनको अनुच्छेद
326 वयस्क मताधिकार, याद रखिएगा, आगे बातें होंगी दोस्तों। तो कहने का मतलब वह सब क्या होता है दोस्तों, एक बराबर प्राप्त होता है। अब मान लीजिए नहीं प्राप्त हो पाता है तो आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों यही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी उल्लिखित हैं, याद रखिएगा। तो प्रश्न कभी कभी मिला करके भी दे सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में जो राजनीतिक, आर्थिक और जी हाँ सामाजिक बातें की गई हैं, उसी तरह अन्य किस स्थान में की गई है। मौलिक अधिकार में जी हाँ दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का तो हो ही गया है। फिर बोल देगा प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में की गए हैं ना, कहाँ, प्रस्तावना में किए गए हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आप देख सकते हैं, बन सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये बातें अपने आप में बहुत शानदार है, बहुत समझदारी वाली बातें हैं। अगला प्रश्न मतलब अगला अनुच्छेद क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 39, ठीक है। अनुच्छेद 39 अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक, ठीक है। अनुच्छेद 39 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39, कोई बताना चाहेगा दोस्तों? इसमें बहुत ही शानदार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं क्या कहता है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कई बातों की क्या है दोस्तों, बातें की गई हैं, कई महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं दोस्तों। अनुच्छेद 39 में साफ साफ लिखा है, जी हाँ दोस्तों, राज्य, जी हाँ दोस्तों, सभी स्त्री और पुरुषों को आजीविका प्राप्त कराने का समान अवसर उपलब्ध कराएगा। राज्य, ठीक है ना दोस्तों, राज्य पुरुष और स्त्री, ठीक है, जहाँ पुरुष स्त्री या ये स्त्री पुरुष कर दीजिए तो दोस्तों हमेशा स्त्री और पुरुष ही नजर आएगा, पुरुष स्त्री नहीं नजर आएगा। तो जो शब्द जहाँ पर बैठता है उसको वहीं ध्यान दीजिएगा। राज्य स्त्री और पुरुषों को, ठीक है, पुरुषों को, ठीक है, पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर, ठीक है, समान अवसर उपलब्ध कराएगा, ठीक है, समान अवसर उपलब्ध कराएगा, ठीक है दोस्तों, कराएगा। तो यहाँ से भी बातें हैं, राज्य स्त्री और राज्य स्त्रियों होगा, ठीक है, राज्य स्त्रियों और पुरुषों, स्त्रियों कर लीजिएगा, स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध कराएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान कार्य के लिए, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब अगर एक ही बराबर कार्य कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि नहीं, एक ही बराबर रुपए भी मिलना चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, याद रखने वाली बातें हैं। अगला तीसरा पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, राज्य, जी हाँ दोस्तों, मानवीय और भौतिकीय, जी हाँ दोस्तों, राज्य मानवीय और भौतिकीय, ठीक है, भौतिकीय संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा जिससे अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, ये बातें भी यहीं पर लिखी है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला 3 पॉइंट तो ये हुए,
तीनों के याद रखिएगा। राज्य स्त्री और पुरुषों को आजीविका उपलब्ध कराने का समान अवसर उपलब्ध कराएगा। राज्य, जी हाँ दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। राज्य क्या है दोस्तों, मानवीय और भौतिकीय संसाधनों का इस प्रकार से आवंटन करेगा जिससे क्या है दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों का क्या हो, कल्याण हो। अधिक से अधिक लोगों का क्या हो, कल्याण हो। इस तरह की बातें भी हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, जी हाँ दोस्तों, राज्य, ध्यान समझते जाइएगा, राज्य आर्थिक संसाधनों का, ठीक है, संसाधनों राज्य आर्थिक संसाधनों का आवंटन राज्य आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा जिससे सेंट्रलाइजेशन अर्थात केंद्रीकरण ना हो सके। याद रखिएगा दोस्तों, मतलब एक लोगों के पास धन एकत्रित ना हो सके, केंद्रीयकरण, ठीक है ना दोस्तों, केंद्रीयकरण ना हो सके, ये बातें भी यहीं पर लिखा है। जी हाँ दोस्तों, पांचवी बात देख लीजिए, कितनी महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। आप खुद ही सोचते रह जाएंगे कि जी हाँ दोस्तों, इतनी सारी बातें की गई हैं। जी हाँ, राज्य लोगों को ऐसे कार्य नहीं करने देगा जिससे उनके स्वास्थ्य, आयु और बच्चों के सुकुमार अवस्था को प्रभावित करे। राज्य, ठीक है, राज्य, जी हाँ दोस्तों, राज्य लोगों से, ठीक है, राज्य लोगों से ऐसे, ठीक है, राज्य लोगों से ऐसे कार्य नहीं कराएगा, राज्य लोगों से ऐसे कार्य नहीं कराएगा जिससे, ठीक है, बार बार वही चीज आ रहा है, बोर्ड में कमी हो रही है, जिससे उनके, याद रखिएगा दोस्तों, क्या है, उनके है, जिससे उनके स्वास्थ्य, आयु और सुकुमार अवस्था पर प्रभाव पड़े। सुकुमार अवस्था पर प्रभाव पड़े। कहने का मतलब कोई ऐसा काम नहीं कराया जाएगा जिससे क्या है, लोगों के आयु पर प्रभाव पड़े, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े, बच्चों के सुकुमार अवस्था पर प्रभाव पड़े, ऐसा कोई, जी हाँ दोस्तों, कार्य नहीं कराएगा। ठीक है, साथ ही साथ राज्य बच्चों के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे उनका व्यक्तिगत विकास हो सके। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट है, राज्य ऐसे वातावरण उपलब्ध कराएगा, राज्य ऐसे वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे अधिक से अधिक लोगों का विकास हो सके। ठीक है, राज्य ऐसे वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे
अधिक से अधिक लोगों का विकास हो सके, मतलब विशेषकर बच्चों के व्यक्तिगत विकास। ठीक है, बच्चों का व्यक्तिगत विकास है यहाँ पर मेन, व्यक्तिगत विकास याद रखिएगा पर जोर होना चाहिए। बच्चों का व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत विकास का मतलब जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए व्यक्तिगत विकास का मतलब क्या होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, बोलने की ढंग होना चाहिए, बातें करने का ढंग होना चाहिए, साथ ही साथ आपको खड़े होने का, फिर चलने का, सम्मान करने का, मतलब ये सारी कला जब आती है तो इसी को बोला जाता है व्यक्तिगत विकास। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिगत विकास का मतलब होता है यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इस तरह आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 कितना महत्वपूर्ण है ना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है यार। अगला देखते हैं अनुच्छेद 39A। ठीक है, अनुच्छेद 39A क्या कहता है? अनुच्छेद 39A, ठीक है, 39A कब जोड़ा गया? अनुच्छेद 39A तो आपको पता होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। किसके तहत जोड़ा गया? 1976 के तहत जोड़ा गया। ये बातें याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है इसमें, यह याद रखिए ना। सबसे बड़ी बात तो यह है, तो दोस्तों निःशुल्क विधिक अधिकार जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? निःशुल्क विधिक अधिकार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, निःशुल्क विधिक अधिकार उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 निःशुल्क विधिक अधिकार उपलब्ध कराने की क्या करता है? बात करता है। अब देखिए, जो निःशुल्क विधिक अधिकार है आखिर ये क्या है? निःशुल्क विधिक अधिकार का मतलब ये होगा दोस्तों, जो लोगों को नहीं अर्थात कानूनी व्यवस्था प्राप्त होती है, जैसे पुलिस की नहीं, जी हाँ दोस्तों, सारी वह निःशुल्क प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है? निःशुल्क प्राप्त होती है। आप यह याद रखिएगा नहीं। और ये कौन कराएगा? तो यह राज्य कराएगा। ये कौन कराएगा? तो राज्य कराएगा। यहाँ से भी बातें आपको समझ में है। अब देखिए दोस्तों, जी हाँ, इसी को स्थापित करने के लिए 1987 ईस्वी में, कब? 1987 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया जाता है दोस्तों, जो सब के लिए क्या करा सके? निःशुल्क, जी हाँ दोस्तों, विधिक सेवा उपलब्ध करा सके। कब? 1987 ईस्वी में। जब 1987 में यह पारित होने के बाद 1995 में यह स्थापित होता है। 1995 में क्या होता है दोस्तों? तीन स्तरों पर, जी हाँ दोस्तों, किस किस स्तर पर? एक केंद्र स्तर पर, जी हाँ, दूसरा राज्य स्तर पर, और तीसरा जो है दोस्तों जिला स्तर पर। ये बातें होती हैं, राज्य स्तर, केंद्र स्तर, जिला स्तर। तो मतलब इन तीन स्तरों पर क्या है? विधिक सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए क्या होता है? तीन अलग अलग संस्थाओं की स्थापना की जाती है। केंद्र स्तर पर आता है दोस्तों क्या? अर्थात नलसा। ठीक है, नलसा। और फिर राज्य स्तर पर आता है सलसा, और जिला स्तर पर आता है डलसा। जी हाँ दोस्तों, जिला स्तर पर आता है डलसा। अब ये क्या है दोस्तों? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बोलते हैं इसको, याद रखना। राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण बोला जाता है। राष्ट्रीय न्यायिक
न्यायिक सेवा प्राधिकरण बोला जाता है, केंद्र स्तर पर प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण, जी हाँ दोस्तों। फिर उसके बाद राज्य स्तर पर याद रखना दोस्तों, राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण कानून, ठीक है, सेवा प्राधिकरण कानून होता है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। और जिला स्तर पर जी हाँ दोस्तों, जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, सेवा प्राधिकरण, ठीक है, कानून स्थापित किया जाता है। तो इस तरह कहने का मतलब नलसा, सलसा और डेल्सा तीन अलग अलग, जी हाँ दोस्तों, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो यहाँ से भी प्रश्न अगर आते हैं तो इनको भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके लिए क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार होते हैं। क्या होते हैं? बहुत शानदार होते हैं। तो इनको भी आप प्लीज ध्यान देते रहिए, ठीक है ना, प्लीज ध्यान देते रहिए, जी हाँ दोस्तों। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक की बातें हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, अनुच्छेद 40 पर भी बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 40 में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वह बातें कही गई हैं जो महात्मा गांधी जी से संबंधित थी। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी का विचार याद रखिएगा, गांधी जी का विचार यहीं पर मिलता है, गांधी जी का विचार यहीं पर मिलता है, याद रखने वाली बातें हैं। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 40 में लिखा है राज्य, ठीक है, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, राज्य ग्राम पंचायतों का, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, साथ ही इनको, ठीक है, इनको बढ़ावा देगा, इनको क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा होगा कि याद रखिएगा, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, इनको बढ़ावा देगा। तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख, जी हाँ दोस्तों, कहाँ है, तो भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 40 के तहत है। किसके तहत है? अनुच्छेद 40 के तहत है। लेकिन अगर बातें की जाए कि ग्राम पंचायतों का, जी हाँ दोस्तों, जो संवैधानिक रूप मिला है वह फिर भाग कहाँ पर पहुँचेगा, तो जी हाँ दोस्तों, भाग 9 में पहुँचेगा और 73वां संविधान संशोधन में पहुँचेगा। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी बातें क्या होती हैं, कई बार पूछी जाती हैं। तो इस तरह आप ध्यान देते रहो, ठीक है, ध्यान देते रहो। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ना, ऐसे प्रश्न क्या होता है, पूछ लिए जाते हैं। तो इनको भी ध्यान देते रहिए, इनको भी क्या है, ध्यान देते रहिए। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद था ना, अपने आप में क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए, नहीं नोट करेंगे तो पछताएंगे। हमको क्या है ना, हम तो भाई बताने के लिए बता ही देंगे, और जब आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहेंगे सर क्या कर दिए आप, तो हमको समझाए ही नहीं, तो हम क्या करें, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करें, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 41 ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 41, तो अनुच्छेद 41 में याद रखिए लिखा हुआ है साफ साफ, राज्य, ठीक है, राज्य सभी को, ठीक है, सभी को
काम देगा, ठीक है। राज्य सभी को काम देगा, साथ ही साथ शिक्षा देगा, ठीक है, शिक्षा देगा, शिक्षा उपलब्ध कराएगा मतलब शिक्षा देगा, और ठीक है, और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, उपलब्ध कराएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको कह दिया काम देगा। अब बेरोजगारी आप जानते हैं कितना ज़्यादा फैली है, पता है ना, बेरोजगारी। और आप जा कर के कहिए कि भैया अनुच्छेद 41 में तो सीधा सीधा कहा है कि राज्य काम देगा, अब नहीं दे रहा है तो हम अपील करेंगे, क्यों नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अपील नहीं कर सकते हैं आप, पता है ना, अपील नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हड़ताल पर बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय में जा कर के दरवाज़ा खटखटाएं, यह सब काम नहीं कर सकते हैं आप। फिर आपको क्या है, शिक्षा देगा, राज्य सबको शिक्षा उपलब्ध कराएगा। दोस्तों सबको शिक्षा देने की तो बात कर रहा है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बचपन से ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप चल करके पढ़वाइए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार बसे, शिक्षा प्यार से ही अर्जित की जा सकती है, और शिक्षा विनम्रता से ही अर्जित की जा सकती है। शिक्षा को जितना प्यार से अर्जित करेंगे दोस्तों, उतने ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है। शिक्षा को जोर जबरदस्ती करके नहीं पढ़ा जाता, याद रखिएगा। नहीं तो यहाँ से भी देंगे, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ से भी बातें समझना चाहिए था। तो यहाँ की बातें ये है कि लोक सहायता का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बहुत शानदार बातें हैं। क्या बहुत शानदार बातें हैं दोस्तों, जो आपने देखा होगा, वृद्धा पेंशन योजना चलती है, वृद्धा पेंशन योजना, ये क्या है, ये लोक सहायता ही तो है। फिर आपका जो है, आपका जी हाँ दोस्तों, विधवा पेंशन योजना चलती होगी ना, याद रखिएगा, विधवा पेंशन योजना चलती है, वो क्या है, लोक सहायता ही तो है। दिव्यांगों को जो सहायता मिलती है, मतलब दिव्यांग भाइयों को क्या है, अर्थात लोक सहायता ही तो है। जी हाँ दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को जो मिलती है सहायता, वह क्या है, गर्भवती महिलाओं को जो सहायता मिलती है वह सब क्या है, लोक सहायता ही तो है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी बातें आप देख सकते हैं कि यह लोक सहायता भी उपलब्ध कराता है। खूब तो कराते हैं दोस्त, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो यहाँ पर गर्भवती महिला लिख दिया हूँ, ये थोड़ा सा अभी पीछे है। वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग, जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है आपका जो फ्री में बढ़ता है निःशुल्क, याद रखना, देखे होंगे साइकिल, छड़ी, चश्मा इत्यादि बढ़ते हैं, ये सब पे मतलब लोक सहायता में आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ा गर्भवती महिला वाला काट दीजिएगा, पॉइंट आगे है। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 41 में क्या कहा, अनुच्छेद 41 में कहा कि राज्य क्या करेगा, काम देगा, राज्य क्या करेगा, काम देगा। लेकिन कहीं पर भी काम दे देगा राज्य, तो अनुच्छेद 42 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 ये कहता है, राज्य जो काम देगा वो कहाँ देगा, राज्य काम मानवोचित दशा में देगा, कहाँ देगा, मानवोचित दशा में देगा। राज्य काम मानवोचित दशा में उपलब्ध कराएगा, उपलब्ध कराएगा। मानवोचित दशा में उपलब्ध कराएगा, ठीक है, मानवोचित दशा में क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। मतलब जहाँ भी अच्छा वातावरण होगा वहाँ पर, ठीक है, मानवोचित दशा में, ठीक है, मानवोचित दशा में उपलब्ध कराएगा, अच्छे वातावरण में, अच्छे वातावरण में उपलब्ध कराएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अच्छे लिख दिया, अच्छे लिख गया है ना, तो यहाँ पर अच्छे लिख दीजिए, अच्छे वातावरण पे, ठीक है,
अच्छे वातावरण पर उपलब्ध कराएगा। साथ ही साथ प्रसूति सहायता भी देगा, प्रसूति सहायता देगा। ये क्या होता है दोस्तों, तो प्रसूति सहायता को ही बोला जाता है गर्भवती महिला। देखे होंगे जब गर्भवती महिलाएं होती हैं दोस्तों, तो गर्भवती महिलाओं को, जी हाँ दोस्तों, पैसा दिया जाता है, शायद वर्तमान में 6,000 रुपये दिया जाता है क्या। तो इस तरह दोस्तों सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो ये भी बातें यहीं पर की गई है ना। जी हाँ दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बातें करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, अब जो अगला पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 43, ठीक है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, अनुच्छेद 43 में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें की गई है। अनुच्छेद 43 देखिए, एक समझने की बातें याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43 एक तरह से है। पहले क्या होगा दोस्तों, काम देगा। काम देगा तो अच्छा वातावरण होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वातावरण अच्छा होना चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है, कोई काम ही नहीं करेगा। और तीसरा क्या है, जब अनुच्छेद 43 क्या कहता है, जब भी वह काम देगा अच्छे वातावरण में देगा तो इतना वेतन जरूर दे कि जी हाँ दोस्तों पालन पोषण हो सके, मतलब जीवन चल सके। तो इसलिए दोस्तों राज्य, ठीक है, राज्य काम के बदले में, काम के बदले में, ये शब्द मैं अपने से लगा दिया हूँ ना, बदले में, काम के बदले में, ठीक है, जीवन निर्वाह, ये यहाँ से होता है, राज्य जीवन निर्वाह योग्य वेतन देगा, जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा, वेतन उपलब्ध कराएगा, ठीक है, उपलब्ध कराएगा, याद रखिएगा। तो इस तरह दोस्तों, और इसी अनुच्छेद में जी हाँ दोस्तों कुटीर उद्योग और जी हाँ दोस्तों आपके मनरेगा जैसे, जी हाँ दोस्तों इसी में आते हैं, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा, याद रखिएगा। नहीं तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आती हैं, ठीक है दोस्तों, आपको समझना चाहिए, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अनुच्छेद 43A देखते हैं, क्या कहता है अनुच्छेद 43A, इसको भी तो आपको समझना ही पड़ेगा ना। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 43A को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 43A को पहली बात ये जान लीजिए, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया। और इसमें क्या है दोस्तों, क्या कहा गया है, राज्य उद्योगों में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। राज्य उद्योगों में कार्मिक भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा, ठीक है। राज्य उद्योगों में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। आपने देखा होगा उद्योगों में क्या होता है दोस्तों, एक यूनियन लीडर बनाया जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, एक इसका क्या होता है दोस्तों, एक अलग से मंडल, मतलब एक कमेटी बनाई जाती है। तो वही कमेटी में जी हाँ दोस्तों एक यूनियन लीडर भी होता है, जो उद्योग में या कंपनी में लोग काम करते रहते हैं, वह उनके अधिकारों की मांग करता है और लड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कई मूवियों में आपने ऐसा देखा होगा। जैसे एक मूवी आई थी दोस्तों, मुझे नाम याद आ रहा है, लाडला है या फिर बेटा है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें अनिल कपूर रहते हैं, और अनिल कपूर जी रहते हैं और शीतल इंडस्ट्री रहती है ना। जी हाँ दोस्तों, श्रीदेवी जी मालकिन रहती हैं। तो देखे होंगे अनिल कपूर साहब यूनियन लीडर बनते हैं और वह मालिकाना हक जो होता है, मतलब मजदूरी का हक होता है, वो मांग करवाते हैं, छुट्टी करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई चीज़ें ऐसी
ऐसा करवाते हैं, देखे होंगे। तो उसी तरह दोस्तों आपने कार्मिकों की सहभागिता को देखा। एक और देखा होगा, मूवी आई थी चल चला चल, ये मूवी जरूर देखिएगा आप लोग। मूवी आई थी चल चला, गोविंदा साहब की थी, राजपाल यादव जी थे उसमें। तो चल चला चल मूवी में ही नहीं देखे होंगे दोस्तों, जब गोविंदा साहब ने क्या होता है बस खरीदते हैं तो एक कंडक्टर रखते हैं, एक ड्राइवर और राजपाल उनका यादव, मतलब दोस्त, जो तीनों गाड़ी को चलाते हैं दोस्तों मिल करके। तो उसमें जो कंडक्टर होता है वो पैसे लेकर के भाग जाते हैं, सारा पैसा लेकर के भाग जाते हैं। अंततः जब गोविंदा जी उनके घर जाते हैं तो घर की स्थिति देख करके वो केस नहीं करते हैं, ठीक है। अंततः वह मजदूर जो कंडक्टर था वह मजदूर यूनियन लीडर को पैसा देकर मिल करके, जी हाँ दोस्तों, गोविंदा साहब के ऊपर ही दूसरा मतलब केस करवा देता है। मामला सलटाने के लिए जी हाँ दोस्तों मजदूर यूनियन लीडर के नहीं, जी हाँ दोस्तों क्या आते, अधिकारी आते हैं। जब बैठकें होती हैं तो दोस्तों बड़ा विवाद हो जाता है, मामला कोर्ट में जाता है। अंततः गोविंदा साहब को नहीं विजय प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, जो क्या थे अर्थात इमरान जी थे वह सही बोल देते हैं ड्राइवर साहब। तो इस तरह आपने देखा होगा किस तरह अर्थात क्या होता है दोस्तों, यूनियन चलता है तो वही कार्मिक सहभागिता की बात की जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, फिर आगे हम लोग आकर के अपने एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे और अगले पार्ट में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को खत्म करेंगे और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य को भी इसी में पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आज यहीं पर दे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।